कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं दोस्तों कि जो हमारी खुशियों का जो संबंध होता है, वो संसाधनों से ना होकर के हमारी मानसिक अवस्था से ज़्यादा संबंधित होता है कि हम किस घटना को किस नज़रिए से देखें, किस घटना को किस नज़रिए से हम देखते हैं, इससे क्या होता है ज़्यादा संबंधित होता है। इसी संबंध में मेरे जो गुरु हैं और आदरणीय बड़े भैया पप्पू भैया जो मैथ्स के विद्वान हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि जीवन में आपके जीवन में चाहे आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, हरिकेन आ जाए, टॉर्नेडो आ जाए, पर आपको सदैव हर घटना के प्रति क्या सकारात्मक नजरिए रखना है, पॉजिटिव व्यू में रहना है। जैसे उन्होंने कहा था कि गुजरे जब भी उसके मोहल्ले से, गुजरे जब भी उसके मोहल्ले से वो दरवाजा बंद कर लेती है, गुजरे जब भी उसके मोहल्ले से वो दरवाजा बंद कर लेती। दुख इस बात का नहीं दोस्तों कि वो दरवाजा बंद कर लेती है, बल्कि खुशी इस बात की है कि पगली पहचान तो लेती है। मैं अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हर घटना के प्रति इसी प्रकार का सकारात्मक नजरिया आगे से रखेंगे। अब दोस्तों हम आते हैं आगे से कि हम जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान एसआई के संबंध में, उसमें दोस्तों जो हमने पुराने टॉपिक में क्या पढ़ लिया है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया है, 1813 पढ़ा है दोस्तों, 1833 पढ़ा है, 1858 तक क्या 1858 तक क्या है दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब हम आज के जो विषय है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909 का जो माल्यमेंटो सुधार अधिनियम, 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एसआई के परिप्रेक्ष्य में। इससे जो अधिनियम से आपको विभिन्न एग्जामों में पहले भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी क्या पूछे जाने की क्या संभावना, प्रबल संभावना क्या है यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम आज। दोस्तों कल 58 तक का हमने अधिनियम कर लिया था, उसके बाद अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था कि भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया और लॉर्ड कैनिंग को ने 3 भारतीयों को क्या शामिल किया गया था, जिसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव। क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश पद्धति के प्रति एक विरोध के रूप में की गई थी कि ब्रिटिशों द्वारा क्या हो भारतीय जो संस्कृति है या मूल्यों को काफ़ी ज़्यादा दबाया जा रहा था या हमारा शोषण किया जा रहा था, उसका प्रतिशोध के रूप में क्रांति का उत्पन्न हुई थी। और ये भी एक कारण था कि जो भारत में शासन का निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें अंग्रेजों द्वारा या जो गोरे लोग हैं उसमें ही शामिल थे, केवल वही लोग शामिल थे, क्योंकि भारत का प्रशासन या भारत का शासन में करने के लिए भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं था उसमें कानून निर्माण के संबंध में, क्योंकि पूरे क्या थे, गोरे लोग थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत के अनुकूल या भारत की जो मानसिक अवस्था के अनुकूल कानून का निर्माण ना हुआ था और क्या हुआ था उसमें कैसे क्या हुआ, विरोध प्रकट हुआ और क्या हुआ, क्रांति। ठीक है, क्या हुई दोस्तों, क्रांति हुई 1857। तो इसके बाद के जो अधिनियम में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हमें अगर कानून बनाना है भारतीय परिस्थिति के अनुकूल तो भारतीयों को शामिल करना उसमें आवश्यक है कि इससे उनकी जो मानसिक अवस्था है उसके बारे में जानकारी होगी, वो क्या चाहते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं। इसलिए दोस्तों 3 लोगों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये 3 लोगों को विधान परिषद में कानून निर्माण में क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें क्या किया गया था, एक महत्वपूर्ण कदम था जिसमें भारतीयों को अपने देश में शासन में भाग लेने का क्या था दोस्तों, ये क्या था, प्रथम अवसर था। ठीक है, अभी तक जो कानून का निर्माण हो रहा था दोस्तों, आप बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा कि उसमें केवल गोरे लोग, अगर भारत के संबंध में मतलब आप क्या खाओगे ये डिसाइड करने वाले कौन लोग थे, ब्रिटिश लोग थे। ठीक है दोस्तों, आप क्या खाओगे क्या पहनोगे ये कौन थे, पहले ब्रिटिश लोग थे। अब 61 के बाद से, 1861 के बाद से आप क्या खाओगे क्या पहनोगे या आपकी किस प्रकार से आप कानून चाहते हैं देश में, आपके तो क्या किसकी भागीदारी रहेगी, भारतीय लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर इसके बाद
सत्ता का केंद्रीकरण भी क्या था, 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण था। तो क्रांति के पश्चात जो इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, मतलब लोकल बॉडी जो है, जैसे वर्तमान में हम पंचायत कह सकते हैं, तो उस समय की जो बॉम्बे और जो मद्रास की विधायिका थी, अब जो स्टेट थे, उनको क्या किया गई थी, शक्ति लौटाई गई थी और वो लोकल लेवल पे क्या कर सकते थे दोस्तों, कानून का निर्माण कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब में विधायी परिषदें, मतलब इन्हें भी क्या किया गया था, स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वो अपने लोकल लेवल पे क्या करे, कानून का निर्माण स्थापित करे और गतिविधियों का संचालन करे। इसकी एक जो बड़ी विशेषता जो काफी एग्जामों में दोस्तों पूछी गई है, इसमें जो वायसराय है वो आपातकाल में, ठीक है, 6 महीना के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, वायसराय जो थे 1858 का अधिनियम हम कल पढ़ चुके हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, वायसराय क्या था, उनको 6 महीने के लिए आपातकाल लगता है, कोई देश में इमरजेंसी लागू होती है तो 6 महीने के लिए वो किसी प्रकार का अध्यादेश या कानून का निर्माण कर सकते हैं जो बहुत जरूरी हो। ठीक है दोस्तों, ये प्रावधान वर्तमान में भी कि राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध में क्या कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके संबंध में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि इसमें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। दोस्तों हम वर्तमान में देखते हैं कि जब बजट सेशन होता है दोस्तों, बजट सत्र होता है, तो मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद में जो विपक्षी दल द्वारा क्या जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने इतने पैसे आवंटित क्यों किए गए हैं और क्या जरूरी है और इसका कहाँ खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये शुरुआत कहाँ से हो गई है अपनी, कहाँ से, 1892 के अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें एक जो अन्य प्रावधान था, अप्रत्यक्ष चुनाव, सिफारिशों के आधार पर नामांकन की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद दोस्तों एक जो वेरी इंपॉर्टेंट जो अधिनियम है, ठीक है, वेरी अधिनियम है ये, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम जाना जाता है, जिसमें दोस्तों मार्ले कौन थे, भारत के सचिव थे, जो हमने 1858 में दोस्तों मैंने आपको बतलाया था कि जो भारत सचिव को किसको नियुक्त किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नियुक्त किया गया था, और कौन, क्राउन के कौन थे, ये प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो मार्ले को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था, और एक ब्रिटिश काउंट के प्रति क्या थे, ब्रिटिश काउंट के प्रतिनियुक्ति थे, और जो मिंटो थे दोस्तों ये क्या थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है दोस्तों, तो मार्ले का जो संबंध था ये ब्रिटेन को रिपोर्ट करते थे, और जो मिंटो थे वो लोकल स्तर पे जो प्रशासन है या शासन को संभालने का दायित्व इनको दिया गया था। तो इसलिए दोस्तों इसको, इस अधिनियम को क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक बार और दोस्तों आप याद कीजिएगा इसको कि मार्ले जो थे भारत राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे भारत के वायसराय थे। इसके प्रमुख प्रावधान में दोस्तों सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इसमें जो विधायी परिषद का जो क्या किया, आकार बढ़ा के, ठीक है, इसे 16 से 60 कर दी गई थी। आप इसको इस प्रकार से देखिए कि दोस्तों संसद में जो सीटों का जो आकार है वो बढ़ा दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार संसद में आकार बढ़ जाता है कि जो संसद के, जैसे हम बोले कि हमारे जो 545 सांसदों का जो चयन किया जाएगा, तो वो सीटें अगर हम बढ़ा देतेंगे तो उसे विधान परिषदों के आकार को बढ़ाना कहा जाएगा। उसी प्रकार से इस अधिनियम में क्या, विधान परिषदों की संख्या 16 से 60 कर दी गई थी। एक जो बड़ी विशेषता है दोस्तों, जिसके लिए मार्ले मिंटो को जो याद किया जाता है, याद रखा जाता है भारतीय शासन पद्धति में, कि इन्होंने क्या करा था कि मुसलमान जो है वर्ग है उसको पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। इससे तात्पर्य था दोस्तों कि जो मुस्लिम प्रतिनिधि का जो चयन किया जाएगा उसमें कौन रहेंगे, मतदाता भी। ठीक है, मुस्लिम प्रतिनिधि में कौन रहेंगे, मतदाता भी क्या रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे। क्या रहेंगे, मुस्लिम प्रतिनिधि का अगर कहीं चुनाव किया जाता है तो क्या रहेंगे, मतदाता भी कौन रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों लॉर्ड मार्ले को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला जो प्रावधान था कि भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे, कार्यकारी परिषद में शामिल हो गए। तो सरकार में जो भागीदारी जो देने के लिए क्या की गई, एक परिषद की स्थापना की गई थी। उसमें जो भारतीय व्यक्ति थे उनको क्या करना, उनको भी क्या कह दिया, सत्येंद्र प्रसाद को, सिन्हा जी को क्या कह दिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ठीक है, जो क्या है पहले भारतीय विधि सदस्य बने थे। ठीक है दोस्तों, विधि सदस्य पहले से थे,
कार्यकारी परिषद में। और पहले जो भारतीय जो थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो पहले भारतीय विधि सदस्य बने थे। विधि सदस्य से तात्पर्य होता है दोस्तों कि अगर तत्कालीन समय में सरकार कोई कानून का निर्माण करती थी तो उसमें जो कानूनी सलाह या कानूनी जो जानकारी है कि किस प्रकार से कोई कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, हमारे मूल्यों का हनन नहीं हो रहा है, इस बारे में बताने के लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। इसके बाद जो दोस्तों टॉपिक आता है, ये अगला जो पॉइंट आता है कि केंद्र में सरकारी बहुमत बना रखा, प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई थी। ठीक है, और लॉर्ड माल्य को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक माना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अधिनियम है, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है इसमें मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई, विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या जनक माल्य को माना जाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा इस बात को। जो अगला अधिनियम है दोस्तों वो आता है कौन सा? 1919 का अधिनियम, जिसे क्या बोला जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं थी कि इसकी क्या विशेषता थी कि 1919 का अधिनियम है, भारत सरकार प्रशासन के दो श्रेणियों में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था, जिसमें केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय शामिल थे। ठीक है, केंद्रीय विषय जिसमें केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पे कानून बनाएगी, और प्रांतीय विषय में प्रांत जो थे, विभिन्न प्रांत थे, उनके द्वारा क्या था? केंद्रीय विषय में केंद्र सरकार शासन कानून का निर्माण करेगी, और प्रांतीय विषयों में क्या प्रांतों के द्वारा क्या किया जाएगा? कानून का निर्माण किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें क्या किया गया था? प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। जिसमें हस्तांतरित विषयों में क्या था दोस्तों? हस्तांतरित विषय में क्या था? सार्वजनिक स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, कृषि शामिल थे। जबकि आरक्षित विषयों में क्या था दोस्तों? लोकल जो पुलिस हमारी रक्षा करती है, न्याय, बल, ठीक है, भूमि और जो राजस्व से शामिल क्या थे? जो विषय शामिल थे। जहाँ पे दोस्तों हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन था, जबकि आरक्षित विषयों पे कार्यपालिका परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करता था। तो मेनली जो रहेगा दोस्तों क्या रहेगा? हस्तांतरित विषयों पे जो डायरेक्ट जो शासन विषय पर उनका गवर्नर का रहेगा, और आरक्षित विषयों पे देखा जाए तो वो कार्यपालिका परिषद का रहेगा। ठीक है, पर बाद में उस पर गवर्नर उसको क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसके थ्रू क्या 10 वर्ष के बाद जांच करने को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की गई थी। ठीक है, 10 वर्ष के बाद इसमें क्या कहेगा कि आयोग का गठन किया जाएगा, और इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए उन्होंने कितनी प्रगति की है, इसकी जांच के लिए क्या किया गया था? एक कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की क्या की गई थी? आयोग के द्वारा बात की गई थी। इसी का वो था कि दोस्तों कि 1900 साइमन कमीशन भारत में आया था, वो इसी जांच के लिए आया था कि जो 1919 का जो अधिनियम आया था उसके कितने प्रावधान जो है अपनी प्रगति कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार दोस्तों कब मिला है? वो कब मिला है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के थ्रू। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज लॉयड। ठीक है, जॉर्ज लॉयड दोनों। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा, ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 1919 का अधिनियम। तो इसमें आप याद रखिए, प्रशासन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। फिर प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें ठीक है आरक्षित और हस्तांतरित थे। फिर इसके बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करने की बात की गई, 10 वर्ष की जांच की बात की गई थी। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली की इसमें ये क्या है? द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव या दो सदन, जैसे उच्च सदन और निम्न सदन जो वर्तमान में, उसकी बात की गई थी। ठीक है, और 10 इसमें क्या मॉन्टेगू क्या महिलाओं को पहली बार वोट देने का क्या है? अधिकार की बात की गई थी। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ये आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला दोस्तों जो आता है साइमन कमीशन 1927। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि 1919 के अधिनियम में एक 10 वर्षीय वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी, कि जो इस प्रावधान 1919 के अधिनियम के प्रावधानों की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में
ठीक है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या साइमन कमीशन का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ठीक है। जैसे सभी भारतीय दलों ने क्या कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। क्यों कर दिया था दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या हो चुके थे, भारतीय कोई भी शामिल नहीं था। कौन थे दोस्तों? जो साइमन कमीशन आया था वो इस बात की जांच करने के लिए आया था कि भारत में जो शासन में किस प्रकार से और भागीदारी बढ़ाई वृद्धि की जाए, परंतु उसमें कोई भारतीयों का शामिल ना होना एक प्रकार से विवाद का विषय बना था दोस्तों। इसलिए इसका जो भारत के तत्कालीन समय के जो राष्ट्रीय दल थे उन्होंने इसको सभी को बहिष्कार किया गया था। और इसी के जो विरोध प्रदर्शन में दोस्तों आपने सुना होगा लाला लाजपत राय की क्या हो चुकी दोस्तों, मृत्यु हो चुकी थी। इसी अधिनियम के विरोध प्रदर्शन में क्या हुई थी, लाला लाजपत राय की क्या हो चुकी थी दोस्तों, मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा द्विशासन प्रणाली समाप्त करने, उत्तरदायी सरकार का विस्तार करने और भारत संघ की सिफारिशों की गई थी। ये इसके कुछ मतलब जो उन्होंने, ठीक है। इसके परिणाम साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसका क्या हुआ, आयोजित किया गया। और 1935 भारत सरकार अधिनियम इसके बाद क्या है, साइमन कमीशन के बाद आया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, 1932 और पूना समझौता, ठीक है। क्या हुआ था दोस्तों कि अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। इसको आप दोस्तों इस प्रकार से समझिए कि जो पृथक निर्वाचन मंडल से तात्पर्य था कि अनुसूचित जो जातियों को हिंदू में मान्यता नहीं मिल रही थी, ठीक है। हिंदू धर्म में जो वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति है, हिंदू धर्म से संबंधित है, तो इन्होंने हिंदू जो मंडल था, जो हिंदू धर्म से संबंधित जिनका चुनाव निर्वाचन में किया जाता था, उनको उससे इतर हिंदू जो अनुसूचित एससी के लिए क्या हुआ था, अलग निर्वाचन मंडल बना था, ठीक है, अलग निर्वाचन मंडल बना था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है कि हिंदू जातियों के लिए, हिंदू जातियों जिसमें अनुसूचित जाति के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। जैसे 1900 माल्य मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। जैसे क्या, हिंदू धर्म के लिए अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पूना समझौता हुआ था दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए। ये आपको मैं, ये बाद में हमारा टॉपिक है, जिसमें किसके बीच में हुआ था, गांधी जी, ठीक, प्लस अम्बेडकर, ठीक, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, पूना समझौता, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक जो अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड से जॉर्ज मैक्डोनाल्ड ने लागू किया था, उसके विरोध में क्या हुआ था दोस्तों, पूना समझौता हुआ था, जिसमें कौन थे, गांधी जी थे और अम्बेडकर, दोनों के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। दोस्तों ये बात का टॉपिक है, आपको निश्चित रूप से इसके बारे में आगे और विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इसलिए आप प्राइमरी तौर पे इतनी जानकारी अभी आपको मिल रही है, इसके बाद हम आपको और बतलाएंगे। इसके बाद का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया गया था। ये आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कौन सा अधिनियम आया था, 1935 का, ठीक है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां शामिल थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कुछ प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या थी, इसके तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी प्रदेश, इन्हें हम राज्य, ठीक, और इन्हें क्या किया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्तमान में ले सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो कि स्वेच्छा से संघ में शामिल हो सकते हैं। प्रांतों के लिए ये जो प्रांत थे, मतलब जो राज्य थे, राज्य के रूप में हम देख सकते हैं इन्हें, कि प्रांतों को संघ में शामिल होने के लिए क्या था, अनिवार्य था। और जो देशी रियासतें थे, मतलब जो राजा महाराजा था, जिसमें अपन भोपाल रियासत की बात कर सकते हैं, जूनगढ़ रियासत या कश्मीर रियासत, इनको ये ऐच्छिक था कि जो हम जिस प्रकार का एक जो संघ का निर्माण कर रहे हैं, या भारत का जो संघ का निर्माण कर रहे हैं, ये इसमें भागीदार होंगे या नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रांतों का क्या था, इसमें ये अनिवार्य था, और रियासतों की स्वेच्छा थी कि भोपाल रियासत में शामिल हो या ना हो, जूनागढ़ हो या ना हो,
ठीक है, देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, जिससे प्रस्तावित संघ की स्थापना नहीं हो सकती। फाइनली क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो स्वैच्छिक प्रावधान था उसने क्या किया कि जो संघ का निर्माण हो रहा था उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया, विफल कर दिया। तो भारत में संघ के निर्माण की जो वर्तमान में भारत दिखता है, इस प्रकार भारत के निर्माण की जो पहल की गई थी वो पूरी क्या हो चुकी थी, विध्वंस हो चुकी थी। दूसरा इसका जो बड़ा प्रावधान था दोस्तों, तो उसमें क्या किया गया था कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन के दायरे की समाप्ति की गई थी और प्रांतों को एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। मतलब प्रांतों को, ठीक है, प्रांतों को क्या किया गया था, जैसे वर्तमान में हमारे सीएम होते हैं और वो शासन करते हैं, इसी प्रकार से प्रांतों को ये क्या करा था, ज्यादा अधिकार, ठीक है, ज्यादा अधिकार प्रदान कर दिए गए थे कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, शासन प्रशासन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रावधान है दोस्तों, अगला जो प्रावधान है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें तीन सूचियों में विभाजित किया गया था, जिसमें था परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। ये वर्तमान में हमारी 7वीं अनुसूची में, ठीक है, जिस प्रकार वर्तमान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है, इस प्रकार से विभाजित किया गया था कि संघ के कहाँ मतलब किस क्षेत्र तक के अधिकार है कानून निर्माण का, राज्य का किन किन क्षेत्रों में कानून निर्माण का अधिकार है। संवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है। ठीक है, तो इसे परिसंघ सूची को हम संघ सूची के रूप में समझ सकते हैं जो वर्तमान में है, प्रांतीय सूची को हम राज्य सूची के विषय में समझ सकते हैं, और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी की बात है। जिसमें दोस्तों परिसंघ सूची में जैसे विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जो वर्तमान में भी विषय है दोस्तों, वो कहाँ से लिए गए हैं, ये हमारे संविधान में ये 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम से ये 3 सूचियों को शामिल किया गया है। प्रांतीय सूची में जो वर्तमान में पुलिस, लोक सेवा, शिक्षा, ये विषय भी क्या है, वर्तमान में हमारी राज्य सूची में शामिल है। तो ये राज्य, और जो संवर्ती सूची में दंड, विधान, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विच्छेद, ये क्या है, संवर्ती सूची में शामिल है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में आता है कि जो संघ सूची, या जो तीन सूची है, संघीय सूची, राज्य सूची और प्रांतीय सूची, और जो सॉरी दोस्तों परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची, ये कहाँ से ली गई है, तो 1935 के अधिनियम से क्या किया गया है, भारतीय संविधान में कॉपी पेस्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद और इसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि जो कानूनों का विभाजन किया गया उसी के अनुरूप क्या करें, कानून का निर्माण करें कि केंद्र किस क्षेत्र तक कानून निर्माण कर सकता है और राज्य कहाँ तक कानून निर्माण कर सकता है, और संवर्ती सूची में कौन कौन कानून निर्माण करेगा, ये पूरी उनकी सीमा का स्पष्ट विभाजन या निर्धारण कर दिया गया था। इसमें एक और विशेषता आती है दोस्तों कि वायसराय को प्रांतीय सूची में कानून बनाने की दी गई थी, अधिकार प्रदान किया गया था, वो आपातकाल परिस्थिति। तो ये भी दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में शामिल है कि राष्ट्रपति आपातकाल में क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो ये प्रावधान भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय जो वर्तमान में हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो अभी वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ से दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, संघीय न्यायालय की स्थापना भी कहाँ, 1935 के अधिनियम में जो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है दोस्तों 1935 का अधिनियम या भारत शासन, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ये आपको याद रखना। तो क्या है, 3 सूची, संघीय न्यायालय, ठीक है। पर आपको एक इसमें बात मैं दोस्तों बतलाना चाहूंगी कि अंतिम निर्णय जो है प्रीवी काउंसिल लंदन को प्रदान की गई थी। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर मामला निराकरण हो जाता तो हम उसे हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद में यहाँ से हम संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हमारे भारत में ही अवस्थित है। ठीक है, भारत में अवस्थित है। परंतु जो 1935 के अधिनियम में जिस न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 में, ठीक है, जो न्यायालय की स्थापना की गई थी
उसका जो सुप्रीम था, या जहां हम जो निर्णय की जो सुप्रीम बॉडी थी, जिस प्रकार वर्तमान में भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, भारत में है, उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट था, जो अंतिम निर्णय करता होता था, वो भारत में ना होकर के ब्रिटेन में था। ठीक है, मतलब हम हाई कोर्ट के जो डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में ले जा सकते हैं, परंतु उस समय के सुप्रीम कोर्ट को जो डिसीजन है उसको क्रॉस करने के लिए कहाँ पे ले जा सकते थे, ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल, या जो कहाँ है, लंदन में अवस्थित है, उसको चुनौती देने के लिए, उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय को चुनौती देने के लिए कहाँ जाया जाता था, आपको लंदन जाना पड़ता था। परंतु वर्तमान में हम क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है, अब इसके बाद क्या है, हमको कहीं जाना की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस बात को आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जरूर की गई थी, परंतु वो सुप्रीम ना होकर के, सुप्रीम कौन था, प्रिवी काउंसिल थी, जो कहाँ थी, लंदन में अवस्थित थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। ठीक है, किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, भारत के संबंध में कोई कानून का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, कानून का निर्माण किया जाएगा, तो कानून का निर्माण वर्तमान में कौन करता है, वर्तमान में ठीक संसद करती है। ठीक है, परंतु 1935 के अधिनियम में ये किसे दिया गया था, किसे दिया गया था, ब्रिटिश संसद के पास अधिकार था, ब्रिटिश संसद के पास क्या था, अधिकार था। अभी वर्तमान में कौन करता है, वर्तमान में हमारी संसद जो कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, परंतु 1935 के अधिनियम में किसे अधिकार था, ब्रिटिश संसद को अधिकार था। ठीक है, इसमें अधिनियम में भारत परिषद जो थी, जो काउंसिल थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट था इसमें क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, जिसमें संघीय और व्यवस्थिकाओं विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक 1919 की जो माल्यमेंटा सुधार अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को जो दिया जा रहा था, उसमें क्या कर दिया गया, और अन्य समुदायों के प्रति इसको विस्तृत कर दिया गया है। दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों को इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद इसकी एक जो बड़ी विशेषता है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो 1935 का अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना थी या नहीं थी। प्रस्तावना जिसे प्रेमबल या आमुख भी बोला जाता है, जो क्या होता है, हमारे संविधान का मुखड़ा होता है, तो इसमें जो लिखा गया था वो क्या था, डायरेक्ट पेजेस में लिखा गया था। ठीक है, सीधे लिखना स्टार्ट कर दिया गया था, परंतु इसका क्या था, मुखड़ा नहीं था। ठीक है, तो प्रस्तावना का इसमें क्या था, अभाव। इसके बाद अगला जो था कि इसमें बर्मा जो म्यांमार है, ठीक है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से लगा हुआ है, जैसे हमारा देश है, तो यहाँ ये बर्मा लगा हुआ है, इस प्रकार से ये क्या था, ये भारत से 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया था, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया था, तो अदन जो प्रांत था, ठीक है, और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। इसकी जो एक और बड़ी विशेषता, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है भारत में, उसमें उसकी क्या की गई थी, मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, आरबीआई को आप जानते हैं बैंकों का बैंक। ठीक है, ये बैंकों की क्या है, सर्वोच्च बॉडी है। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई की स्थापना अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, अगला क्या है, मताधिकार का विस्तार। हमने दोस्तों अभी पढ़ा था कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार 1919 के अधिनियम में मिला था, और इसका विस्तार 10% जनसंख्या तक कब कर दिया गया था, 1935 के अधिनियम में कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है, बम्बई से सिंध को अलग करके नया प्रांत बना था। ठीक, बॉम्बे से सिंध को अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। अगला जो पॉइंट है इसमें, अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। अल्पसंख्यक से तात्पर्य होता है दोस्तों कि बहुसंख्यक जनसंख्या हमारे देश में कौन की है, हिंदू की है। ठीक है, ये क्या है, बहुसंख्यक है। ठीक है, इसकी तुलना में जैसे मुस्लिम समुदाय हुआ, या सिख हुआ, या जैन हुआ, या क्या पारसी हुए, ये क्या कहलाते हैं, जो हमारी इनसे अगर तुलना की जाएगी, तो हम बहुसंख्यक जो हिंदू जो समाज है, ये क्या ज़्यादा जनसंख्या में मौजूद है, तो इसे बहुसंख्यक। उसकी तुलना अगर मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी की जाएगी, तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष सुरक्षा उपायों का प्रावधान
14 क्या है अगला पॉइंट, रेलवे प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना। जो रेल प्राधिकरण जो वर्तमान में है, जो रेलवे संचालन से संबंधित गतिविधियों को नजर रखता है, उसकी स्थापना की गई थी। और जो भारत में, ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। महासंघ और प्रांतों के लेखा परीक्षकों के लिए भारत में महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति की गई थी, जो वर्तमान में हमारे अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 148 में एक का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, एक संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है जिसका काम क्या होता है, सरकार के खर्चों की क्या करना, खर्चों की देख रेख। ठीक, इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूं दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1935 का जो अधिनियम है, इसकी विशेषताओं को मैं एक बार आपको और रिवीजन कराना चाहता हूं कि क्या थे। कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद आया था, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। इसमें जो रियासतों को ऐच्छिक प्रावधान थे, इस वजह से संघ का क्या हुआ, निर्माण नहीं हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता की इसमें बात की गई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, 3 सूचियों का निर्माण किया, जो वर्तमान में हमारी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल है। केंद्र में केंद्र सरकार शासन करेगी, राज्य में राज्य सूची में कानून राज्य बनाएगा, संवर्ती सूची में दोनों को कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और आपातकाल में वायसराय को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, परंतु दोस्तों वो सुप्रीम ना होकर के सुप्रीम कौन था, प्रीवी काउंसिल थी, जहाँ क्या हो जाता है, लंदन हमको अंतिम निर्णय के लिए जाना पड़ता था। अगला क्या है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। वर्तमान में हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई, परंतु उस समय क्या है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता वहाँ पे लागू थी। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया है। ये प्रस्तावना का अभाव था, ये इसकी बड़ी विशेषता है। और म्यांमार को भारत से और अदन को इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया था, एक विशेषता है। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, मताधिकार का 10% विस्तार किया गया। ठीक है, रेलवे प्राधिकरण की और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। वेरी 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 IMP। ठीक है, इसके संबंध में दोस्तों जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने क्या कहा था, इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र इसलिए कहा गया था दोस्तों कि इसमें जो सर्वोच्चता थी, मैंने अभी आपको बताया कि सर्वोच्चता जो थी कि ब्रिटिश संसद को थी। किसको थी, ब्रिटिश संसद को प्रदान थी। क्योंकि ब्रिटेन ये एक यूरोपीय देश है और जो भारत है एक एशियन कंट्री है, तो वहाँ से ये लोग हमें क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे। ये गोरे लोग थे, ठीक है, ये गोरे लोग थे, ये क्या कर रहे थे, गोरे लोग थे ये, और इनको कोई अधिकार नहीं था कि ये हमारे जो देश की जितनी जनसंख्या थी उसको किसी प्रकार से नियंत्रण करें, क्योंकि इनके मूल्य विश्वास और जो हमारे मूल्य विश्वास के अपूर्व हैं, भिन्न भिन्न थे। तो इसमें कहा जा रहा था कि भारत को पूर्णतः आज़ाद करके एक कानून बनाने की भागीदारी में सम्मिलित किया जाएगा, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में उनको भागीदार बना जाएगा। परंतु इस प्रकार के किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया और सर्वोच्चता किसी के पास, ब्रिटेन के पास ही मौजूद रही। इसलिए इसे उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, गुलामी कहा था। ठीक है, गुलामी क्यों कहा था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अब हमको आज़ाद होने की आवश्यकता है और हम अपना जो दायित्व है, हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, हम खुद अपने से मैनेज कर सकते हैं, परंतु नहीं किया गया था। फिर इसमें क्या है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं। इंजन क्या है दोस्तों, आज़ादी। यहाँ पे उन्होंने इंजन नहीं है उसको क्या कहा था दोस्तों, आज़ादी। ठीक है, इंजन नहीं है मतलब अगर स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र कर देते तो क्या हो जाता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, इंजन हो जाता है। तो ये पूछे गए को थॉट है दोस्तों कि गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, तो ये किसने कहा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने। और जो भीमराव अंबेडकर जी ने इस संबंध में क्या कहा है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट था दोस्तों। इसके बाद आता है 1947 का अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हो, स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या कहा था दोस्तों, भारत को क्या कर दी था, आज़ादी मिल चुकी। ठीक है, आज़ादी क्या हो चुकी थी, मिल चुकी थी। ब्रिटिश शासन का समाप्त हो गया था। भारत और पाकिस्तान दो नए
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, भारत का विभाजन हुआ तो स्वतंत्र डोमिनियन बन गए। ठीक है, संविधान सभा को पूर्ण अधिकार मिल गए। ठीक है, जो भारत का विभाजन हुआ दोस्तों वो माउंटबेटन योजना या लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था। इसे 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों भारत विभाजन की योजना का नाम क्या है, तो माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना का संबंध किससे है, तो वो भारत विभाजन से संबंधित है। ठीक है, ये अंग्रेजों की भारत की आज़ादी की अंतिम योजना थी। योजना ने ब्रिटिश भारत को 2 प्रभुत्वों भारत और पाकिस्तान विभाजित कर दिया गया। तो जो अगर पूछा जाए दोस्तों कि आपको भारत विभाजन के समय जो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था, भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त हुआ, रियासतों को भारत पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के पहले गवर्नर जनरल बने नेहरू पहले प्रधानमंत्री। थैंक यू दोस्तों। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी हर जो आरजू है जल्द से जल्द खुदा उसको मुकम्मल करे और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।